नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। अंबेडकर नामा के 24वें एपिसोड भाग में आप सबका स्वागत है। 23वें एपिसोड में हमने आपको लंदन की सैर करवाई थी, मुंबई से, बॉम्बे से, और क्या क्या हुआ था पहले राउंड में, वो उसकी चर्चा 23वें एपिसोड में कर चुका हूं। एक बार गांधी का भाषण हो चुका था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो पूरे भारत के अकेले प्रतिनिधि हैं, इंक्लूडिंग अनटचेबल्स। हालांकि ये बात थी कि अनटचेबल के कोई नेता उनके साथ नहीं थे। अंबेडकर का फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में जो भाषण हुआ वो बहुत शानदार था। उन्होंने जमींदारों, राज्य रजवारों के विशेष प्रतिनिधि विशेषाधिकार पे हमला बोला, और उनका सारा जो भाषण है उसका क्रक्स था कि वो जनता के पक्ष में था। तो बहरहाल अंबेडकर के प्रभावशाली भाषण ने एकदम बवाल मचा दिया लंदन में उस समय। और अगले दिन 16 सितंबर 1931 को गांधी का फिर भाषण हुआ, और अंबेडकर के भाषण का प्रभाव यह था कि गांधी तिलमिला चुके थे, और उनके फ्रस्ट्रेशन का आलम यह था कि उन्हें कहना पड़ा कि इस सम्मेलन के प्रतिनिधि भारत के चुने हुए, देश के चुने हुए, राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। ऐसा नहीं था कि यह बात गांधी को पहले पता नहीं थी, गांधी को पहले भी यह बात पता थी, इंग्लैंड जाने से पूर्व भी, क्योंकि वो भी आखिर ब्रिटिश हुकूमत के इनविटेशन पे ही गए थे, पूरे कुनबे दल बल के साथ गए थे। लेकिन गांधी अब जो है ना, अंबेडकर के अकाट्य तर्कों के संदर्भ में उन्होंने अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक तरह का खेल खेलना शुरू किया ना, उनको टीज करना, उनको ट्वीट करना शुरू कर दिया। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में देशी जो राज्य थे उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिर सिंपैथी तो अंबेडकर के साथ है, लेकिन चलते चलते उन्होंने अपने भाषण में राज्य रजवाड़ों का समर्थन किया, जबकि अंबेडकर उन राज्यों की आम जनता के समर्थन में, पक्ष में बोला था उन्होंने। अब जो है, गांधी उस समस्या की ओर मुड़े जिसपे सबकी निगाहें थी, और वो समस्या सबको बेचैन कर रही थी। वह समस्या थी कि विभिन्न समुदायों का सामुदायिक प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का सवाल, विशेष रिप्रेजेंटेशन का सवाल, यही पूरे, चाहे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, पूरा हॉन्ट कर रहा था यही सवाल कि प्रतिनिधित्व का सवाल कैसे तय हो। तो गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तो हिंदू मुस्लिम सिख त्रिकोण से तो रिकंसाइल कर लिया है, एक तरह से मान गया है, समझौता कर लिया है, क्योंकि गांधी की नजर में इसके ऐतिहासिक कारण थे। लेकिन उनका कहना था कि अन्य किसी वर्ग को वो समर्थन नहीं करेगी। जहां तक अनटचेबल्स का, अस्पृश्यों का सवाल था, गांधी ने कहा कि अब तक मैं अब तक अंबेडकर के विचारों को समझ नहीं पाया हूं, लेकिन अस्पृश्यों की समस्याओं को कांग्रेस अंबेडकर के साथ मिलकर साझा करेगी, दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। गांधी उन्होंने आगे कहा कि पूरे भारत के इतिहास में अस्पृश्यता उन्मूलन का सवाल जितना प्रिय कांग्रेस को रहा है, उतना भारत के इतिहास में न किसी व्यक्ति को रहा है, न किसी संस्था को रहा है। इसलिए कांग्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन में, उसके उन्मूलन में। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आगे किसी विशेष दावों का दृढ़ता से विरोध करूंगा। अगर मतलब कि अगर अनटचेबल के लिए अगर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की मांग होती है तो मैं दृढ़ता से उसका विरोध करूंगा। गांधी का यह कहना था कि मानो कि युद्ध घोष, एक तरह का जैसे भेरी घोष, युद्ध घोष था। इसके बाद अंबेडकर ने यह महसूस किया कि यह गांधी का जो स्टैंड है, ये गांधी और कांग्रेस का अस्पृश्यों के खिलाफ एक तरह से युद्ध घोष है, एक तरह से संग्राम की घोषणा हो गई है।
गांधी की इस घोषणा के बाद अंबेडकर ने कहा कि इस समस्या पर इस सम्मेलन के सबसे प्रमुख मंच माइनॉरिटीज कमिटी में गांधी क्या कहेंगे और क्या करेंगे मुझे पता है, ये अंबेडकर ने बात कही। आइए अगले दिन अगले एपिसोड सितंबर 18, 1931 फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी की मीटिंग। अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए और गांधी से पूछा, एक सवाल पूछा कि फेडरल लेजिस्लेचर और फेडरल एग्जीक्यूटिव में आपने जो बात कही है यह आपकी व्यक्तिगत राय है या कांग्रेस पार्टी का विचार है। ये बहुत ही पेचीदा सवाल था कि आपकी व्यक्तिगत राय है या कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है। इस सवाल पर जो सम्मेलन में लोग बैठे हुए थे, उनका नाम दीवान बहादुर, रामास्वामी मुदलियार, ये दोनों ने कहा कि राजनीतिक विभाग काउंटर कर रहे हैं अंबेडकर को कि राजनीतिक विभाग के पब्लिक सर्वेंट्स उसी तरह फेयर और सिंसियर होते हैं जैसे अन्य संस्थाओं के पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो भारत हो या भारत के बाहर हो। कि अगर हिंदू भी है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अस्पृश्य के लिए भी काम करेंगे, वो दलित और के लिए भी काम करेंगे। तो जो पॉलिटिकल क्लास है, जो उसकी पब्लिक सर्वेंट है, वो लार्जली फेयर होते हैं और अपने चेतना कॉन्साइंस से काम करते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत है भारत हो या बाहर। इसका जवाब अंबेडकर ने बहुत दिलचस्प दिया। उन्होंने कहा कि वाकई अगर ऐसा है कि पॉलिटिकल क्लास बहुत फेयर होता है तो फिर आपको आजादी क्यों चाहिए। यह सवाल ऐसा था कि पूरा कौन गया में। उन्होंने कहा यदि ऐसा है तो आप रिस्पॉन्सिबल सरकार क्यों चाहती है, तो फिर इंग्लैंड की हुकूमत भी सही होगी। अब इस पे कोई फिर जवाब नहीं, कोई चुप्पी, एकदम चुप्पी, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद मदन मोहन मालवीय की बारी आई। उन्होंने कहा, प्रिंस की ओर विशेष ध्यान देने की उन्होंने प्रार्थना की, आग्रह किया कि प्रिंसेस की ओर, राजे रजवाड़े की ओर जरा विशेष ध्यान दिया जाए। और आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा की प्रगति की दिशा में सरकार ने सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया है और बहुत खर्च किया है, कि मैं आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी शिक्षा के प्रचार के माध्यम से, शिक्षा के जैसे जैसे प्रचार होगा तो जैसे जाति खत्म हो जाएगी, पता नहीं। खैर, वो कहते हैं कि मैं आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी ही डिप्रेस क्लास का नामो निशान नहीं रहेगा, ये इतिहास की बात हो जाएगी। ये बड़ा एक दिलचस्प है कि शिक्षा के विस्तार से क्या जाति खत्म होगी क्या? क्या आज विश्वविद्यालयों में और तमाम जगह जातियां खत्म हो गई हैं? क्या जातियां गरीब ब्राह्मणों ने बनाई या पढ़े लिखे सिद्धांतकार ब्राह्मणों ने बनाई? ये सवाल है। मुझे लगता है इतिहास दृष्टि तो ये कहती है कि पढ़े लिखे सिद्धांतकार ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है, इसलिए कास्ट तो जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे वहां कास्ट का आइडेंटिटी ज्यादा जिंदा रहता है। अंबेडकर ने अपना उदाहरण दिया इस पूरे खेल में। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बावजूद मैं आज भी अस्पृश्य हूं, आज भी अनटचेबल हूं। ये था दिलचस्प डिबेट चल रहा है। बहरहाल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में समय सीमा क्या हो, अब तक किसी व्यक्ति ने इस पे सवाल नहीं उठाया था, और इस पे पहला सवाल भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश भारत का कोई भी व्यक्ति इस बात का इंतजार करेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने के लिए देशी राज्य जो हैं, राजे रजवाड़े, मानसिक रूप से तैयार हैं कि नहीं। इसका इंतजार ब्रिटिश भारत का कोई व्यक्ति नहीं करेगा। तो सम्मेलन में, मतलब सम्मेलन में जो पूरा डिबेट चल रहा था, जो डिस्कशन चल रहा था, सम्मेलन में भारत की आजादी से लेकर दुनिया के तमाम इतिहास, उनके संविधान, परंपराएं, सब पे विशद रूप में चर्चा हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ, विमर्श हुआ। और इन विषयों पे जो अंबेडकर का व्याख्यान था, हुआ करता था, वो गहन शोध पर आधारित होता था, जिसमें वो सूचनाओं के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ बहुत बहुमूल्य सुझाव भी देते थे। सो अगर अंबेडकर का पूरा इमर्जेंस देखेंगे, सो ही वॉज बेसिकली ऑल इन वन।
पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, संविधान विशेषज्ञ, पॉलिटिशियन, लाखों दलित शोषित के एकमात्र प्रतिनिधि, देशी राज्यों के नागरिकों के शुभचिंतक, हर तरीके से ऑल इन वन वो पूरे प्रकट हुए उस पूरे सम्मेलन के दौरान, जिन्होंने व्यापक रूप से सम्मेलन को प्रभावित किया अपनी कुशलता से, अपनी कुशाग्रता से, अपनी क्षमता से। इस समय तक जो घटना का क्रम चल रहा है, इस समय तक सितंबर का तीसरा सप्ताह समाप्त हो चुका था। माइनॉरिटी कमेटी को 28 सितंबर को मिलना था, अपना काम शुरू करना था। 28 सितंबर से ठीक पहले, उसकी पूर्व संध्या पे 27 को शाम में गांधी के पुत्र देवदास गांधी अंबेडकर से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने गांधी अंबेडकर मुलाकात का समय एक फिक्स किया कि रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में सरोजिनी नायडू के घर पे गांधी और अंबेडकर की मुलाकात होगी। अंबेडकर सहमत हुए और वो उनसे मिलने सरोजिनी नायडू के आवास पर 27 सितंबर 1931 को पहुंचे। अंबेडकर ने कुशलता से जो अब उनको बात कहनी थी, उन्होंने अपनी बात वहां पे रख दी गांधी के सामने। गांधी बहुत, वो भी चतुर प्लेयर थे, गांधी ने अपना पत्ता नहीं खोला, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर आपकी मांगों पे अन्य लोग सहमत होंगे, अन्य सारे लोग सहमत हो जाएंगे, तो मैं भी अपनी सहमति दे दूंगा। अगर मुस्लिम सिख सब सहमत हो गए तो मैं भी अपनी सहमति दूंगा। उनको शायद ये पता था कि सब लोग सहमत नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने एक एश्योरेंस दे दिया। माइनॉरिटी कमेटी की पहली मीटिंग शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने कहा इस मीटिंग में कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है और यही सबकी परेशानी का कारण है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोगों ने राय दी थी कि चूंकि भारतीय प्रतिनिधि आपस में राय मशवरा समझौता से इस समस्या का निपटारा हल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। लेकिन इस पे उन्होंने राय दिया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, कि मेरी राय में ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से कुछ लोगों संभवतः सहमत नहीं होंगे, कुछ लोगों को अस्वीकार होगा। तो ये चर्चा चल रही थी माइनॉरिटी कमेटी के बीच में। इसी बीच आगा खान उठे और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी आज रात मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं, इसलिए कुछ समस्या का समाधान होने की संभावना है, इसलिए मीटिंग एडजर्न कर दिया जाए, मीटिंग स्थगित कर दिया जाए। अंबेडकर भी बहुत स्मार्ट प्लेयर थे, वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम समझौता को लेकर गांधी और मुस्लिमों के बीच एक गुप्त मीटिंग इंग्लैंड में चल रही है, एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो इसलिए स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, उन्हें पता था कि होगा कि अल्टीमेटली इसके बलि का बकरा कौन बनेगा, तो डिप्रेस क्लास के लोग ही बनेंगे। तो स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महोदय, जहां तक डिप्रेस क्लासेस का सवाल है, हमने पिछले सम्मेलन में ही माइनॉरिटी सब कमेटी में अपना मामला प्रस्तुत कर दिया था। जो हमें कहना था, हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही अपनी बातें हमने स्पष्ट रूप से रख दिया था। अब हमारे लिए सिर्फ एक चीज बाकी है, अब एक ही बात हमें कहनी है कि हम इस कमेटी को विभिन्न विधान मंडलों में अपने प्रतिनिधित्व की मात्रा बताएं कि किस विधान मंडल में कितने लोग हमारे रिजर्व होंगे, कितने लोग हमारे प्रतिनिधि होंगे। यह मात्रा सिर्फ हमें बताना है, बाकी तो हम लोग अपनी बात कह चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लगातार अंबेडकर को सुनते रहे और अंबेडकर ने स्पष्ट चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चाहे जिनके बीच समझौता चल रहा हो, जिन्हें जो लेना देना है वो आपस में ले दें, लेकिन हमारे हक
और शेयर में से कोई भी कुछ नहीं दे सकते। इस बात पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर ने शानदार तरीके से अपनी बात स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने शंका के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले मीटिंग अगले दिन क्या हुआ, जब सब मिले तो क्या हुआ, इसको देखने के लिए आप लाल की क्लास अंबेडकरनामा देखते रहिए। कल दिलचस्प और सूचना दूंगा कि फिर मीटिंग हुई मुस्लिम नेताओं की, गांधी की, फिर क्या हुआ और कैसे कारवा बढ़ता है। तो साथियों, ये कैसा लग रहा है, इस पे अपनी राय जरूर लिखते रहिएगा। और मेरी मजबूरी है कि काम करना पड़ा, मैं सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं, मतलब अकेला ही हूं, तो इसलिए, लेकिन मैं देख लेता हूं और आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रतिक्रिया आ रही है। मैं चाहता हूं कि और बेहतर से बेहतर आप समीक्षा भी लिखें। और कई बार बोलने में डेट्स इधर से उधर हो जाता है, लेकिन मैं पेज नंबर बताया तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप ये वॉल्यूम 17 पार्ट 1 108-9 पेज से आगे 7-8 से जाएंगे तो ये सारी कहानी आपको मिलेगी। इस पर समीक्षा लिखते रहिएगा। अगर मैं सब बातों का जवाब नहीं दूं तो अन्यथा ना लेंगे, आप उस पर लिखते रहिए। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ता जरूर हूं। और कल फिर मिलेंगे आपसे इसी सिलसिला को, गोलमेज सम्मेलन 2 के कारवा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप कम से कम लिखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये बात पहुंचाइए। जब तक ये कोरोना का संकट है और जब तक मैं घर में हूं, तब तक रोज 2 वीडियो आपको देता रहूंगा। आगे क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन जब तक हूं देता रहूंगा। मैं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी हूं। आप मुझे फेसबुक पे रतनलाल टाइप करेंगे मिलूंगा, आप ट्विटर पे रतनलाल 72 और इंस्टाग्राम पे dr.ratan.lal, ये मेरा आईडी है, आप उस पर मिल सकते हैं। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू।